दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली क्लास चल रही थी, आज हम उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की चौथी क्लास देखेंगे और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का 95% पार्ट पहले ही कवर कर लिया है। आज छोटा सा पार्ट बचा है, उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ हम इसी NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से रिलेटेड दो और अन्य योजनाओं को भी देखेंगे। तो इसके बाद हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आप पुराने क्वेश्चन पेपर भी बना के देखिए, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। और हमने जो पार्ट कवर किया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। तो जितना भी हम कवर कर रहे हैं आप उसको अच्छे से कीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ही हम कृषक उत्पादन संगठन देखते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कृषक उत्पादन संगठन क्या होता है वो देख लेते हैं। लघु व सीमांत महिला कृषक उत्पादक को बाजार से जुड़ाव व ऋण प्राप्ति की चुनौतियों से उबारने हेतु महिला कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाता है। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से समझा देता हूँ कृषक उत्पादन संगठन क्या होता है। देखिए, हमने NRLM के अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण योजना देखी है। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि महिला किसानों को बढ़ावा देने के लिए NRLM के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कृषि सखी भी पढ़ाया था, पशु सखी भी पढ़ाया था, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, अब क्या होता है, महिलाओं के द्वारा अपने जो भी फसल उगाई जा रही है, अब वो फसल उन्होंने उगा ली, उसके बाद उस फसल को बेचने भी जाना पड़ेगा। तो बेचने जाने के लिए मंडी में जब जाते हैं वो बेचने के लिए, तो बीच में कई सारे बिचौलिए होते हैं। जो मंडी में उनकी जो फसल की कीमत होती है उसका कुछ हिस्सा जो पैसे में प्राप्त होता है, कुछ हिस्सा वो बिचौलिए भी रख लेते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि महिलाओं के लिए जो है विशेष रूप से कृषक उत्पादन संगठन का गठन किया जाएगा। तो ये कृषक उत्पादक संगठन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो महिलाओं की फसल होगी, जो उन्होंने महिला किसान द्वारा उगाया गया है, वो फसल आने के बाद वो अपनी फसल के उत्पादन के पश्चात वो फसल को बेचेंगे किसको? कृषक उत्पादक संगठन को। और कृषक उत्पादन संगठन क्या करेगा कि वो जो फसल प्राप्त हो रही है उससे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है फसल से प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए टमाटर दे रहे हैं तो टमाटर से सॉस बन सकती है। तो वो जो भी वस्तु प्राप्त हो रही है उनको फसल के रूप में, ये उत्पादक संगठन क्या करेगा, उन फसलों को मैन्युफैक्चरिंग करेगा, यानी और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद यानी प्रसंस्करण करने के बाद उनका मार्केटिंग भी करेगा। यानी वो फसल का भाव उनको महिलाओं को कौन दे देगा? यही कृषक उत्पादक संगठन दे देगा। उनको मंडी जाकर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सीधा आएंगे और इस उत्पादक संगठन को जो महिलाओं के लिए विशेषकर बनाया गया उनको अपनी फसल आकर दे देंगे। और ये क्या करेंगे, उस फसलों का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी उससे जो प्रोडक्ट बन सकता है उसको बनाएंगे और उसकी मार्केटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये जो उत्पादक संगठन है ये महिलाओं को डायरेक्ट पैसा प्रोवाइड करा देगा, यानी बिचौलियों की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि NRLM के अंतर्गत लघु व सीमांत किसान, विशेषकर महिला जो रहती है, महिला कृषक उत्पादक को बाजार से जुड़ाव और ऋण प्राप्ति की चुनौतियों से, जो उनको बेचने जाना पड़ता था अपनी फसलों को बाजार में, उससे उबारने के लिए, तो उनकी कीमत मिलती थी अपनी फसलों की वो कम मिलती थी। तो अगर किसी स्व सहायता समूह को अपनी बचत कम होगी, उनकी कीमत कम मिलेगी तो बचत कम होगी, और बचत कम होगी तो वो आपस में जो ऋण देते हैं स्व सहायता समूह, उनकी मात्रा में भी कमी आएगी। तो वही बोला है कि कृषक उत्पादक को बाजार से जुड़ाव व ऋण प्राप्ति की चुनौतियों से उबारने हेतु महिला कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाता है। क्लियर है? तो NRLM के अंतर्गत आपको कृषक उत्पादक संगठन का भी गठन किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर जो महिला स्व सहायता समूह जो कृषि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको सामुदायिक निवेश निधि, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, सामुदायिक निवेश निधि मिलने के पहले उनको इससे टाई अप करना पड़ेगा। यानी सामुदायिक निवेश निधि मिलने के बाद वो इससे टाई अप नहीं कर सकते, उनको जो है सामुदायिक निवेश निधि मिलने के पहले इससे टाई अप करना पड़ेगा। किससे? अगर उनको फसलों को कृषक उत्पादन संगठन को बेचना है तो।
क्लियर है। और साथ ही साथ अपना पूरा जो प्लान रहेगा कि वो कितना फसल कब उगाएंगे, कैसे उगाएंगे और कितने टन का मात्रा जो है वो इनको प्रोवाइड करेंगे उत्पादक संगठन को, माइक्रो प्लान जो भी उनका है वो उनको बताना पड़ेगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि कृषक उत्पादक संगठन से अगर किसी महिला स्व सहायता समूह को जोड़ना है जो कृषि से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको सामुदायिक निवेश निधि मिलने से पहले ये काम करना पड़ेगा कि वो इस उत्पादक संगठन में ज्वाइन हो जाए और अपना जो भी प्लान है फसल के उगाने से रिलेटेड वो इनको क्लियर करे सामुदायिक निवेश निधि मिलने से पहले। और ये जो है 2017 का क्वेश्चन भी है। क्लियर है। उसमें पूछा था कि कोई स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि मिलने से पहले क्या क्या काम कर लेना चाहिए, तो अगर उनको जो है कृषक उत्पादन संगठन से जुड़ जाना चाहिए और अपना माइक्रो प्लान जो भी प्लान बना रहे हैं वो उनको क्लियर करना चाहिए। ये दो था और आंसर में ऑल ऑफ द एबो था, यही 2 पॉइंट था। और तीसरा ऑप्शन था सभी, यानी दोनों, और चौथा था इनमें से कोई नहीं, तो तीसरा इसका आंसर था। क्लियर है। अगला पॉइंट, NRLM के अंतर्गत महिला कृषक के उत्पादों के मूल्य संवर्धन व विपणन हेतु राज्य के 7 जिलों में संचालित है। यानी जो कृषक उत्पादक संगठन है वर्तमान में राज्य के 7 जिलों में संचालित है, जिसका कार्य महिला कृषक के उत्पादों के मूल्य संवर्धन, यानी उनकी जो फसल की कीमत है उनको बढ़ाकर मिलना। क्योंकि अगर बिचौलिए के साथ जाकर मंडी में बेचेंगे तो उनकी जो फसलों की कीमत है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बिचौलिया भी लेगा, तो उनकी कीमत जो है फसलों की वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर वो बेचेंगे तो उनकी फसल की कीमत का मूल्य बढ़ेगा, मूल्य संवर्धन होगा। वह विपणन हेतु, विपणन यानी मार्केटिंग हेतु राज्य के 7 जिलों में कृषक उत्पादन संगठन संचालित है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? बस्तर, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर और सरगुजा। फिर से बता रहा हूं, बस्तर, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर और सरगुजा, ये 7 जिलों में कृषक उत्पादक संगठन कार्यरत हैं। अगला पॉइंट, इनके माध्यम से मक्का, आमचूर, इमली, सब्जियां, दलहन, तिलहन, सुगंधित चावल का प्रसंस्करण व विपणन का कार्य किया जा रहा है। यानी जो कृषक उत्पादक संगठन है उसके माध्यम से मक्का, अमचूर, इमली, सब्जी, दलहन, तिलहन, सुगंधित चावल आदि का प्रसंस्करण यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड विपणन यानी मार्केटिंग का कार्य किया जा रहा है, जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। तो ये है आपका पूरा कृषक उत्पादक संगठन। अगला है बीसी सखी। बीसी सखी का फुल फॉर्म है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। जैसे हमने पढ़ा था कृषि सखी, पशु सखी, वैसे ही होता है बीसी सखी, जिसको बोलते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। क्या होता है? इसके माध्यम से महिलाओं को विशेषकर और पुरुषों को भी यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं, लेकिन विशेषकर महिलाओं को रोजगार मिलता है। इसके माध्यम से जिनको भी बीसी सखी बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उनको जो है एक विशेष आप बोल लीजिए डिवाइस दिया जाता है। उसको उस डिवाइस को लेके ये लोग रहते हैं, ये हर गांव के जितने भी ग्रामीण हैं जो स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं उनके घर जाते हैं और जो भी बैंकिंग सुविधा उनको चाहिए रहती है घर में ही उनको प्रोवाइड करा देते हैं। अगर उनको कुछ पैसा डिपॉजिट करना है या क्रेडिट करना है, जो भी करना है, निकालना है, डालना है, या उनको कुछ ऋण लेना है, तो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। ये बीसी सखी जो है इसके माध्यम से जो नियुक्तियां की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, रोजगार दिया जाएगा लोगों को, उनके प्रशिक्षण दिया जाता है और वो घर घर गांव में जाकर इनके माध्यम से जो बैंकिंग सुविधा है इनको उन व्यक्तियों को घर में ही प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी ग्रामीणों को बैंक जाने की जरूरत नहीं, बैंक खुद चलकर उनके घर जाता है। क्लियर है। यानी इनको एक टैबलेट तरीके की डिवाइस दे दी जाती है और उसके माध्यम से वो उन लोगों को जाकर ऋण प्रोवाइड भी करवा सकते हैं, उनको कुछ अपने खाते में डालना निकालना जो भी करना है वो एक डिवाइस के माध्यम से कर दिया जाता है। यानी बैंकिंग की को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीसी सखी चालू की गई है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको कृषि सखी भी पढ़ाया है, पशु सखी भी पढ़ाया है, बीसी सखी भी पढ़ाया है। तो ये सब याद रखिएगा, आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखते हैं कि NRLM की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यान्वयन कौन सी एजेंसी करती है। तो राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबंधन इकाई SMMU, जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन इकाई DMMU और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई BMMU। ये मैंने आपको BMMU और DMMU पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, जहां पे मैंने आपको बताया था सामुदायिक निवेश निधि अगर जहां पे संकुल स्तरीय संगठन नहीं होता तो उनको पैसा कौन प्रोवाइड कराता है? ग्राम संगठन को DMMU या DMMU।
ठीक है, तो जिला मिशन प्रबंधन इकाई या ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई और राज्य स्तर पर निगरानी या कार्यान्वयन एजेंसी राज्य मिशन प्रबंधन इकाई। और ये सभी रिपोर्ट किसको देते हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियों को ये रिपोर्ट देते हैं और उनके माध्यम से पूरी ये प्रक्रिया संचालित होती है। क्लियर है? तो ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पूरा पार्ट कवर हो चुका है। अब हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत और अन्य योजना भी चल रही है उसको भी देख लेते हैं। पहले मैं उप योजना बहुत सारी बता दिया हूं, जो तो योजना अभी बची है वो प्रशिक्षण से रिलेटेड है, लेकिन ये NRLM के अंतर्गत ही होता है। क्लियर है? तो वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-GKY। आपको हर योजना का शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। हो सकता है पेपर में आपको फुल फॉर्म ना दे योजना का, जैसे मैं बोल रहा हूँ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, हो सकता है इतना पूरा लिख कर ना दे, पेपर में शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे दे DDU-GKY। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, क्योंकि पिछले बार के जब भी पेपर हुआ था उसमें बहुत कम ऐसा योजना का पूरा नाम लिख के दिया था, डायरेक्ट लिख दे दिया था NRLM। ठीक है, आम आदमी योजना को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता है, वैसे ही ग्रामीण कौशल्य योजना को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको याद रखिएगा कि फुल फॉर्म के साथ साथ उसका शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिएगा, क्योंकि हर शब्द का पहला अक्षर जो है वही शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो याद रखिएगा इसको, शॉर्ट फॉर्म भी किसी योजना का याद करके चलिएगा। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी गांव के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए उनके कौशल विकास के लिए योजना लाई गई है। तो अप्रैल 1999 में रोजगार आधारित मजदूरी व स्वरोजगार कार्यक्रम चालू किया गया था, अप्रैल 1999 में। और ये जो चालू किया गया था ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चालू किया गया था। फिर से बता रहा हूं, अप्रैल 1999 में रोजगार आधारित मजदूरी व स्वरोजगार कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अप्रैल 1999 में चालू किया गया था, जिसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा था। इसी योजना को पुनर्गठित करके 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को प्रारंभ किया गया। क्लियर? तो फिर से बता रहा हूं, अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार आधारित मजदूरी व स्वरोजगार कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चालू किया था और इसको 25 सितंबर 2014 को पुनर्गठित करके ग्रामीण कौशल्य योजना दीनदयाल उपाध्याय चालू किया गया, यानी इसी का पुनर्गठित रूप है। पुनर्गठित तो 2013 में ही हो गया था, लेकिन 2014 में ये प्रारंभ हुआ है। 25 सितंबर 2014 को पुनर्गठित होकर प्रारंभ हो गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो इसकी विशेषता क्या है वो देख लेते हैं। इस योजना की ग्रामीण युवकों के लिए PPP मोड में बाजारोन्मुख रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी यहाँ पर जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर जो है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगा, वो भी कैसा प्रशिक्षण? बाजारोन्मुख, यानी जिसका बाजार उपलब्ध है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई प्रशिक्षण ऐसा दिया जा रहा है कि उसका आगे चलकर उनको रोजगार ही ना मिल पाए। उनको ऐसा ही रोजगार दिया जाएगा जिसकी वैल्यू बाजार में है और वो उस प्रशिक्षण प्राप्त करके कहीं पे रोजगार प्राप्त कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये PPP मोड में चलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। सेकंड, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 70% को अनिवार्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना की एक विशेषता है कि जो भी प्रशिक्षित लोग होंगे 70% उनमें से, चाहे वो उनके जिले में प्राप्त हो, चाहे राज्य के भीतर प्राप्त हो या राज्य के बाहर, लेकिन 70% लोगों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराया ही जाएगा जितने वहां पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ये उनका लक्ष्य है। तीसरा, गरीब परिवारों के 15 से 35 आयु वर्ग के ग्रामीण युवकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कितना? गरीब परिवारों के 15 से 35 आयु वर्ग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा आयु वर्ग? 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन ग्रामीण युवकों में भी विशेषकर किसमें? सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जैसे SC ST को 50%, मान लीजिए 100 लोगों को ले रहे हैं प्रशिक्षण देने के लिए, उसमें 50% SC ST होने चाहिए,
अल्पसंख्यक 15% होने चाहिए और जो महिलाएं हैं वो 33% होनी चाहिए। तो हो सकते हैं कि जो महिला हो वही SC ST हो या जो अल्पसंख्यक हो वही महिला हो। तो ऐसा नहीं कि सब अलग अलग होंगे, जोड़ के भी आपस में, लेकिन इतना परसेंट आना चाहिए कि उसमें SC ST 50% हो, अल्पसंख्यक 15% हो और महिलाओं को 33% यहाँ पर चयन किया जाएगा और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच में है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि 15 से 35 वर्ष तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है कि अगर जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली कोई महिला है या विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का कोई व्यक्ति है या विकलांग व्यक्ति है या पुनर्वासित बंधुआ मजदूर है या मानव व्यापार से पीड़ित व्यक्ति, यानी उसको पहले जो है उसकी तस्करी की गई थी, बाद में वो वहां से छूट गया, तो वो भी इसके अंतर्गत, और सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति हैं या किन्नर हैं या HIV पीड़ित व्यक्ति है, तो जहां पर जो 35 वर्ष की आयु है 15 से 35 वर्ष, तो वो 15 से 45 वर्ष हो जाएगी। यानी इनको 10 साल की और छूट दी गई है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? तो ये 15 से 35 वर्ष जो है वो 15 से 45 वर्ष हो जाएगी। किनके लिए? जो मैंने बताया, चाहे वो महिला हो, विशेष पिछड़ी जनजाति का हो, सर में मैला होने वाला व्यक्ति हो, किन्नर हो या HIV पीड़ित व्यक्ति हो या मानव व्यापार पीड़ित व्यक्ति हो या पुनर्वासित बंधुआ मजदूर हो, तो वहां पर ये 15 से 35 नहीं 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? अगला हम यहाँ पे देखते हैं वित्त पोषण, क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना है ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी। तो वो कितनी कितनी हिस्सेदारी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो सभी राज्य पूर्वोत्तर व हिमालय को छोड़कर, यानी पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, ये सब को छोड़कर, और हिमालय क्षेत्र, हिमालय यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनको छोड़कर बाकी जितने भी सभी राज्य हैं वहां पर केंद्र की हिस्सेदारी 60% और राज्य की हिस्सेदारी 40% की होगी। यानी सभी राज्यों में पूर्वोत्तर व हिमालय को छोड़कर केंद्र का वित्त पोषण 60% होगा, राज्य का 40% होगा। सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्य, यानी सिक्किम के साथ पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट जो राज्य स्टेट है हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सब, उनमें वहां पर केंद्र का हिस्सा होगा 90% का और राज्य का हिस्सा होगा 10% का। ठीक है, 90 और 10% का राज्य की हिस्सेदारी। इसके अलावा हिमालय राज्य यानी कि आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो केंद्र की हिस्सेदारी होगी वो 90% की, राज्य की हिस्सेदारी 10% की। तो याद रखिएगा सभी राज्यों में पूर्वोत्तर व हिमालय को छोड़कर 60-40, पूर्वोत्तर और सिक्किम में गए 90-10, इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गए तो 90-10, और इसके अलावा यदि जम्मू कश्मीर या और अन्य जो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और अन्य जो यूनियन टेरिटरी है, वहां पर संपूर्ण वित्त पोषण जो है वो केंद्र सरकार का रहेगा 100%, और जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, ये भी यूनियन टेरिटरी में है लेकिन वहां राज्य सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। तो वहां पर जो ये योजना चल रही है वहां पर 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी, जम्मू कश्मीर एंड अन्य यूनियन टेरिटरी जितनी भी है। तो 4 पूरा मैंने आपको बता दिया कि सभी राज्यों में पूर्वोत्तर हिमालय को छोड़कर 60-40, केंद्र का 60, राज्य का 40, और जो पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम सहित वहां 90-10, हिमालय, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में 90-10, और जम्मू कश्मीर और अन्य यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में 100% पूरा केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। ये हो गया वित्त पोषण। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना चल रही है। ये मैंने आपको बता दिया कि 45 वर्ष है। इसके अलावा रोजगार कहाँ पे दिया जाएगा? जिले के अंदर भी दे सकते हैं, राज्य के अंदर भी या राज्य के बाहर, लेकिन जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनमें से 70% को रोजगार मिलेगा ही, ये अनिवार्य है। अगला, कार्य की निगरानी हेतु प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, यानी जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो सही तरीके से चले उसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक जिले में की गई है। और यहाँ पर जो प्रशिक्षण की अवधि है वो मिनिमम 3 माह की होगी और मैक्सिमम 12 माह यानी 1 साल की होगी। तो यहाँ पर जो युवा रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण मिनिमम 3 महीने का मिलेगा, मैक्सिमम आपका वो 12 महीने का भी हो सकता है। उनके कार्य के ऊपर है कि वो किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये है आपका पूरा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब इसी के अंतर्गत जो अन्य योजना है वो है रोशनी कार्यक्रम।
क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में है। लेकिन अगर यहां से पूछा जाए जो नक्सल प्रभावित जिले या जो जहां पर हमारी जनजाति वाले जिले हैं वहां पर इसी कार्यक्रम का ही एक्सटेंडेड रूप चल रहा है, जिसको बोला गया है रोशनी कार्यक्रम। क्लियर है? तो रोशनी कार्यक्रम 10 जून 2013 को ही चालू हो गया था, यानी इससे पहले ये चालू हो गया था, क्योंकि ये जो है हमारे नक्सल प्रभावित जिले और साथ ही साथ जहां पे अनुसूचित जनजाति रहती है वो वाले जिले में रोशनी कार्यक्रम 10 जून 2013 को चालू किया गया है। बाकी पूरे प्रावधान ऐसे ही हैं। जो अंतर है वो मैं आपको बता देता हूं। नक्सल प्रभावित जिले और एसटी बहुल्य जिले जो है या यहाँ पे वामपंथी जिले भी इनको बोला जाता है, याद रखिएगा, वो भी पेपर में आ सकता है, उग्रवादी ऐसे वामपंथी। तो रोशनी कार्यक्रम 10 जून 2013 को नक्सल प्रभावित जिलों और एसटी बहुल्य यानी अनुसूचित जनजाति जिलों में कार्य चल रही है योजना, जिसके अंतर्गत 8 जिले शामिल है। बस्तर संभाग के 7 जिले और सरगुजा संभाग का 1 जिला सरगुजा, यानी बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और बलरामपुर। तो ये 8 जिलों में रोशनी कार्यक्रम चल रहा है। बस्तर संभाग के 7 जिले और सरगुजा संभाग का 1 जिला बलरामपुर। क्लियर है? इसमें विशेष क्या है, कम से कम 40% महिलाओं को प्रशिक्षण व नियोजन का प्रावधान, यानी यहाँ पर भी 70% लोगों को रोजगार तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें से याद रखें 40% महिला होनी चाहिए रोजगार में भी, और जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें भी 40% महिला होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये 33% था, ठीक है। यहाँ पर जो प्रशिक्षण है वो 33% था महिलाओं के लिए, लेकिन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए जो आरक्षण प्रतिशत है वो है 40%। तो कम से कम 40% महिलाओं को प्रशिक्षण व नियोजन का प्रावधान, यानी जो 70% लोगों को रोजगार देना उसमें 40% महिलाओं का होना जरूरी है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला 100% आवासीय प्रशिक्षण, यानी इस रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो 100% आवासीय प्रशिक्षण होगा, यानी जो लोग इस जिलों में से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो प्रशिक्षण जहां पर होना है वहां पे जाकर रहेंगे, उनके लिए पूरा खाने का भी प्रबंध होगा, रात को भी उनको वहीं पे रुकना रहेगा। इसी को बोला जाता है आवासीय प्रशिक्षण, यानी उनको आवास भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, उनको वापस घर नहीं आना है। क्लियर है? यानी जब तक प्रशिक्षण चलेगा उनको वहीं पे रहना है, केवल छुट्टियों के दिन वो घर आएंगे। तो नक्सल प्रभावित जिले में 8 जिलों में ये चल रहा है। 100% आवासीय प्रशिक्षण है। वैतनिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण, यानी यहाँ पर वो काम करके भविष्य में वेतन पाके रोजगार पा सके, यानी वैतनिक कहीं पर काम कर सके, वेतन लेकर कहीं पर रोजगार पा सके। प्राथमिकता के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति को भी शामिल किया गया, यानी इनमें भी जो जनजाति में भी विशेष पिछड़ी जनजातियों को इसमें प्रशिक्षण देने का एक प्रावधान है। क्लियर है? परसेंट कुछ नहीं लिखा है, केवल लिखा है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी इसमें प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है, यानी एक जनजाति का व्यक्ति होगा और एक विशेष पिछड़ी जनजाति का होगा, तो दोनों में प्राथमिकता किसको मिलेगी? विशेष पिछड़ी जनजाति वाले को। अगला 70% युवाओं को प्लेसमेंट, जितना भी रोजगार यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे उसमें 70% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो राज्य में हो, जिले में हो या राज्य के बाहर हो। क्लियर है? उसमें भी 40% महिला होनी चाहिए। अवधि 3 माह से 1 साल, मैंने यहाँ पर भी वही था, 3 महीने से 12 माह यानी 3 माह से 1 साल तक प्रशिक्षण होगा। और यहाँ पे 15,000 युवाओं को आगामी 3 वर्ष में प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया राज्य सरकार के द्वारा कि आगामी 3 वर्ष में 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण देके उसमें से 70% को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आपका पूरा NRLM वाला पार्ट कवर हो गया। हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूरा देख लिया है। उसके अंतर्गत हमने दीनदयाल अंत्योदय कौशल्य योजना भी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और रोशनी कार्यक्रम भी देख लिए। RCET कार्यक्रम हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमने बहुत सारी उप योजना भी देख ली है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।